हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर फॉर द फिलिंग ग्रुप बी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जूनियर स्केल अगेंस्ट 70% कोटा सिलेक्शन, जो कि कंडक्ट कराया गया था साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा। एंड द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज़ 24 सितंबर 2021 और इसका जो ड्यूरेशन था वह 2 आवर्स का था। तो स्टार्ट करते हैं यह सेशन। आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इनको एक बार देख लीजिए। यहाँ पे 110 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 10 राजभाषा के लिए हैं जो कि ऑप्शनल्स रहेंगे। ठीक है, ओएमआर शीट को ब्लैक करना है। इसके अलावा 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं यह क्वेश्चन आंसर सेशन। यह वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए थ्रू लैपटॉप फर्स्ट टाइम। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और कोलीग के साथ उसको शेयर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे करंट की डेफिनेशन पूछी गई है, जो कि काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन। तो व्हाट इज़ करंट? करंट इज़ नथिंग बट अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ग्रेजुअल चेंज इन रेजिस्टेंस और लीनियर चेंज इन कैपेसिटेंस और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड करंट। और करंट का जो यूनिट होता है वह होता है एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। यहाँ पे 120 इंच डेजर्ट कूलर, जिसकी कैपेसिटी दी हुई है या पावर कैपेसिटी 150 वॉट दिया हुआ है, वर्क्स फॉर 8 आवर्स पर डे। इलेक्ट्रिकल चार्जेस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एट द रेट 3 रुपीज़ पर यूनिट विल बी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्जेस पूछा गया है यहाँ पे। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले यूनिट नंबर निकालेंगे, पर डे वह कितना यूनिट कंज्यूम करता है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, दैट इज़ वॉट इंटू आवर्स डिवाइड बाई 1000, दैट विल टेल वॉट यूनिट नंबर पर डे। तो यहाँ से 150 वॉट मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे, दैट इज़ 1200 बाई 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1.2, और 1.2 में 1.2 हुआ यूनिट पर डे। तो क्योंकि मंथ ऑफ जुलाई है तो 31 डेज़ का होता है, तो 31 में 1.2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट आंसर विल बी व्हाट 111.6। सो ए विल बी आंसर। आ गया समझ में आपको? यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? वॉट इंटू आर डिवाइड बाई 1000। नेक्स्ट है यहाँ पे अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस व्हाट। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है, ऑप्शन दिया है पावर, ऑप्शन बी दिया है करंट, ऑप्शन सी दिया है वोल्टेज, ऑप्शन डी दिया है फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे पावर और फ्रिक्वेंसी जो होता है कांस्टेंट होता है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए अगर बात करें यहाँ पे, तो इस केस में जो इसका आंसर होगा दैट विल व्हाट वोल्टेज। तो वोल्टेज, स्टेप अप ट्रांसफार्मर विल इंक्रीज वोल्टेज, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विल डिक्रीज वोल्टेज। ओके, सो वोल्टेज इज द राइट आंसर। इसके अलावा फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पे, द कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर अर्थिंग इज गवर्न बाय। तो इसके लिए आईएस कोड दिया है, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड कोड। अगर बात करें यहाँ पे, ऑप्शन दिया है IS 3043, IS 4340, IS 4304, IS 4430। तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड अगर बात करें, IS 3043 ऑफ 2018 जो है, तो ये बताता है यहाँ पे कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर अर्थिंग। कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर अर्थिंग इज गवर्नड बाय IS 3043 इज द राइट आंसर।
ओके, सो फोर्थ का ए आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे, तो पूछा गया है व्हेन एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज ब्रोकन इट प्रोड्यूसेस बैंग, दिस इज ड्यू टू। तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे वैक्यूम इनसाइड द बल्ब, ऑप्शन बी दिया है प्रेशर ऑफ एयर इन द बल्ब, ऑप्शन सी दिया है प्रेशर इनसाइड इज इक्वल टू दैट आउटसाइड, ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ द एबव। तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा वैक्यूम इनसाइड द बल्ब। तो वैक्यूम इनसाइड द बल्ब होता है तो इसलिए वह बैंग की आवाज़ प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप इन डीजल इंजन ऑपरेशन। तो डीजल इंजन ऑपरेशन के लिए जो लास्ट स्टेज होती है वह कौन सी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ऑप्शन ए दिया है इंडक्शन स्ट्रोक, ऑप्शन बी दिया है कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, ऑप्शन सी दिया है इग्निशन स्ट्रोक और ऑप्शन डी दिया है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो सबसे लास्ट में जो होता है वह क्या होता है, एग्जॉस्ट। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे यहाँ पे, पंप सेट मोटर बर्न्स ड्यू टू। तो पंप सेट मोटर जो होता है, ऑप्शन दिया है सिंगल फेजिंग, ऑप्शन बी रिवर्स फेजिंग, ऑप्शन सी ओवरलोडिंग फॉर अ शॉर्टर पीरियड, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो पंप सेट जो होता है बर्न्स होता है ड्यू टू सिंगल फेजिंग। सिंगल फेज होता है, सिंगल फेज के कारण क्या होता है, सिंगल फेजिंग होने के कारण क्या होता है, पंप सेट मोटर्स होता है जब तक लिटिल लाइटर लोड रहता है तब तक तो ठीक रहता है, जैसे ही थोड़ा सा भी हल्का सा भी ओवरलोडिंग हुआ तो इस केस में क्या होता है, दैट गेट बर्न्स आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। पूछा गया है इंस्टॉलेशन ऑफ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव्स। वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव्स की बात की गई है, तो अलाउज द मोटर टू बी ऑपरेटेड विथ। तो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव्स जो होती है उसको इंस्टॉल करने का एडवांटेज यह है कि यह जो होता है इसके कारण यह मोटर को अलाउ करता है टू ऑपरेट विथ अ लोअर स्टार्टअप करंट। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ लोअर स्टार्टअप करंट। तो लोअर स्टार्टअप करंट पे ही मोटर जो है चालू हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे यहाँ पे, द मिनिमम डेप्थ ऑफ अंडरग्राउंड केबल ट्रैक क्रॉसिंग थ्रू पाइप शुड बी। तो यहाँ पे मिनिमम डेप्थ पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे दैट इज ऑप्शन ए 1 मीटर। ऑप्शन दिया है 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। तो यहाँ से इसका आंसर होगा 1 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे यहाँ पे, एंगल ऑफ ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन क्रॉसिंग टू रेलवे ट्रैक शैल बी। तो एंगल ऑफ ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन जो है टू रेलवे ट्रैक पूछा गया यहाँ पे, तो ऑप्शन ए राइट एंगल, ऑप्शन बी एक्यूट एंगल, ऑप्शन सी ऑब्ट्यूज एंगल, ऑप्शन डी एंगल डज नॉट मैटर। तो इसका आंसर होगा क्या, राइट एंगल। इसका आंसर क्या होगा, राइट एंगल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11th क्वेश्चन की ओर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पब्लिक इंटरेस्ट में जानना काफ़ी ज़रूरी है। सो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन ऑन वाटर कूलर्स डोनेटेड बाय प्राइवेट पार्टीज आर टू बी बोर्न बाय। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशंस होता है यहाँ पे ऑन वाटर कूलर्स जो कि प्राइवेट पार्टीज द्वारा डोनेट किया जाता है, उसका जो कंजम्पशंस है, एनर्जी कंजम्पशंस, वो किसको द्वारा वहन किया जाता है। तो ऑप्शन दिया है डोनेटिंग पार्टी के द्वारा, ऑप्शन बी रेलवेज के द्वारा, ऑप्शन सी एसईबी के द्वारा एंड ऑप्शन डी थ्रू कलेक्शन फ्रॉम पब्लिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी थ्रू रेलवेज। तो 11 नंबर का राइट आंसर है यहाँ पे बी। नेक्स्ट है मोटर आउटपुट पूछा गया है इन हार्स पावर में।
तो हॉर्स पावर में मोटर आउटपुट क्या होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हॉर्स पावर में पूछा गया है। जैसा कि आपको पता है 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वॉट, प्लीज़ रिमेंबर इट। तो यहाँ पे मोटर आउटपुट पूछा है यहाँ पे। तो जैसा कि आपको पता है आउटपुट जो होता है बेसिकली वो है, अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी इज़ नथिंग बट एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू व्हाट, आउटपुट अपॉन इनपुट फॉर एनी सिस्टम। कोई भी सिस्टम है अगर, तो उसका जो एफिशिएंसी होता है दैट इज़ आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट, इट इज़ आउटपुट अपॉन इनपुट इज़ नथिंग बट अ ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे आउटपुट अपॉन यहाँ पे दैट इज़ इनपुट। तो यहाँ पे अगर बात करें तो मोटर आउटपुट पूछा है, तो मोटर आउटपुट नथिंग बट है एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई होगा किससे, इनपुट से होगा। एफिशिएंसी इनटू इनपुट, क्योंकि किलोवाट में लिखा है तो यहाँ पे 746 वाट का डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस केस में 0.746 का डिवीज़न होगा यहाँ पे। सो इस तरह से अगर बात करें यहाँ पे तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू क्योंकि 746 वाट होता है, ठीक है। तो यहाँ से इनपुट मल्टीप्लाई एफिशिएंसी, इनपुट मल्टीप्लाई एफिशिएंसी, देख लीजिए ऑप्शन किस में है यहाँ पे। अगर बात करें इनपुट मल्टीप्लाई एफिशिएंसी का ऑप्शन जो है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है। बाय सीइंग द ऑप्शन वी कैन चेक द ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। सो यहाँ पे एम्पियर पूछा है इस बार यहाँ पे एम्पियर पूछा है इन्होंने, एम्पियर ड्रॉन बाय 3 फेज मोटर। तो जैसा कि आपको पता है ये पावर जो होता है हमारा P, अगर हम यहाँ पे एक्टिव पावर की बात करें तो P इज इक्वल टू होता है क्या, P इज इक्वल टू व्हाट, वी आई इंटू व्हाट, पावर फैक्टर, इंटू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इज नथिंग बट अ व्हाट, पावर फैक्टर इज नथिंग बट अ cos फाई। तो यहाँ से P इक्वल टू, यहाँ पे यह P जो है पावर फैक्टर है, इट इज स्मॉल p। तो यहाँ से करंट ड्रॉन पूछा है तो I इज इक्वल टू हो जाएगा व्हाट, पावर डिवाइड बाई वोल्टेज इंटू करंट, सॉरी वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। तो यहाँ से बात करें अगर तो पावर एफिशिएंसी के टर्म में अगर रिलेशन बात करें यहाँ पे तो दैट इज व्हाट, पावर जो भी आएगा, पावर यहाँ पे हॉर्स पावर लिखा हुआ है, तो यहाँ से हॉर्स पावर ले लें अगर अपन, तो यहाँ पे 746 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 746 डिवाइड बाई एफिशिएंसी इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर, वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई रहेगा इंटू 1.73, ठीक है, दैट इज √3, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज एम्पियर ड्रॉन बाय 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज मोटर, और is in terms of horsepower into 746 divided by efficiency into voltage into power factor into 1.73। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। 1 फुट पाउंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 फुट पाउंड की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा 0.1383 m किलोग्राम, दैट इज 1 फुट पाउंड, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ टिक इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्रॉलिंग इन द इंडक्शन मोटर इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन दिया है लो वोल्टेज सप्लाई, ऑप्शन बी दिया है हाई लोड्स, ऑप्शन सी हार्मोनिक्स डेवलप इन द मोटर, ऑप्शन डी इम्प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ मशीन। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 15 का ऑप्शन सी होगा, हार्मोनिक्स डेवलप्ड इन द मोटर ड्यू टू दिस अ क्रॉलिंग एक्शन टेक्स प्लेस इन इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे यहाँ पे। द टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स, तो टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, रोटर एंड आर्मेचर है, और रोटर एंड स्टेटर है, स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस है, और स्टेटर एंड फील्ड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज रोटर एंड स्टेटर। तो रोटर एंड स्टेटर इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे यहाँ पे। इन द केबल्स शीट्स आर यूज्ड टू, तो ऑप्शन ए इज प्रिवेंट द मॉइस्चर फ्रॉम एंटरिंग द केबल, प्रोवाइड इनफ स्ट्रेंथ, प्रोवाइड प्रॉपर इंसुलेशन एंड नन ऑफ द। तो यहाँ से मॉइस्चर को प्रिवेंट करने के लिए जो है यहाँ पे केबल सेट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है ट्रिकल चार्जेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, ट्रिकल चार्जिंग मेथड। ठीक है, ट्रिकल चार्जिंग ऑफ स्टोरेज बैटरी हेल्प्स टू, ऑप्शन ए इज कॉम्पनसेट फॉर इंटरनल लॉसेस, मेंटेन प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स, इंक्रीज इट्स कैपेसिटी एंड नन ऑफ द अबव। तो इंटरनल लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए जो है वह यूज़ करते हैं अपन क्या, ट्रिकल चार्जिंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्ला बैटरीज। ठीक है, VRLA बैटरीज वर्क्स ऑन, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं VRLA का फुल फॉर्म क्या होगा। VRLA बैटरीज वर्क्स ऑन, ऑप्शन ए ऑक्सीजन रिकॉम्बिनेशन प्रिंसिपल, ऑप्शन बी हाइड्रोजन रिकॉम्बिनेशन प्रिंसिपल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिकॉम्बिनेशन प्रिंसिपल एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑक्सीजन रिकॉम्बिनेशन प्रिंसिपल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो 19 का ऑप्शन ए, दैट इज वर्ला बैटरीज होती हैं वो वर्क करती हैं ऑक्सीजन रिकॉम्बिनेशन प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ TL एंड AC, ट्रेन लाइटिंग एंड एयर कंडीशनिंग, alternator used in railways, option A charging the coach batteries on train run, working of lights and fans in the coach during train run, sharing the load to other coaches in case of emergency, and all of the three above। तो यहाँ से ऑप्शन डी होगा, TL एंड AC अल्टरनेटर का पर्पज यही है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी। ERRU का फुल फॉर्म पूछा गया यहाँ पे, सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर कम रेगुलेटर यूनिट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर कम रेगुलेटर यूनिट इज नथिंग बट अ ERRU। तो 21 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, IGBT, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। IGBT इज नथिंग बट अ इंसुलेटेड गेट बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दैट इज IGBT, दैट इज इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, बहुत फास्ट स्विचिंग होती है इसकी, इसलिए काफ़ी चलन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एयर डिलीवरी की बात की जा रही है। एयर डिलीवरी ऑफ फैन कैन बी मेजर्ड बाय, तो ऑप्शन ए दिया है एनीमोमीटर, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी लक्स मीटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो एनीमोमीटर जो है बेसिकली यूज़ करते हैं एयर डिलीवरी ऑफ फैन को मीज़र करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। द पर्पज ऑफ कंडेंसर इज़ टू, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्पज ऑफ कंडेंसर पूछा है यहाँ पे। To absorb heat from the coach and send cooled air into the coach। पर्पज ऑफ कंडेंसर को ध्यान करिए थोड़ा सा एयर कंडीशनिंग में। तो absorb heat from the coach and send cooled air into the coach, ऑप्शन बी दिया टू ड्रॉ रेफ्रिजरेंट वेपर फ्रॉम द कूलिंग कॉइल एंड टू बूस्ट द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट,
ऑप्शन सी दिया टू रिजेक्ट द हीट ऑफ रेफ्रिजरेंट टू द वाटर ऑफ एयर एंड टू कन्वर्ट रेफ्रिजरेंट वेपर इनटू लिक्विड, ठीक है, एंड टू कंट्रोल एंड पंप द रेफ्रिजरेंट टू द कूलिंग कॉइल। तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टू रिजेक्ट द हीट ऑफ रेफ्रिजरेंट टू द वाटर ऑफ एयर एंड टू कन्वर्ट रेफ्रिजरेंट वेपर इनटू लिक्विड, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे। द एयर कंडीशनिंग सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स एक्शन ऑन, ऑप्शन ए इज लेटेंट हीट प्रिंसिपल, ऑप्शन बी एक्सपेंशन प्रिंसिपल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, दैट इज बोथ लेटेंट हीट प्रिंसिपल एंड एक्सपेंशन प्रिंसिपल, दोनों पे वर्क करता है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। द कूलिंग इन द कोच इज नॉट सफिशिएंट, द रीजन में बी। तो यहाँ पे अगर कोई कोच है उसमें कूलिंग नहीं हो रही है सफिशिएंट तरीके से, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न ये हो सकता है कि कंप्रेसर जो होता है वो है नॉट गेटिंग लोडेड और उसकी एफिशिएंसी पुअर है, और इसमें क्या है टू लिटिल गैस और एयर में हैव एक्यूमुलेटेड इन द सिस्टम, और कंडेंसर फ्रेश और रिटर्न फिल्टर्स और इवेपोरेटर्स और डर्टी और चोक्ड है। तो ये पूरी कंडीशंस जो है सेटिस्फाई होती हैं, किस लिए सेटिस्फाई होती हैं? फॉर द पर्पज वॉट, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, जिसके कारण कूलिंग क्या है पूरी नहीं हो पाती सफिशिएंट। आरएमपीयू का फुल फॉर्म पूछा है, काफ़ी हलवा सा क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन है। तो रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, बच्चे बच्चे को पता है आरएमपीयू का फुल फॉर्म, दैट इज रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईओजी पावर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईओजी पावर कार सप्लाई इज फीडेड टू द कोचेज इन एलएचबी कोचेस। तो एंड ऑन जनरेशन जो पावर कार्स है उसमें जो सप्लाई फीड होता है इन एलएचबी कोचेस वह किसके थ्रू होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज जेडएस कपलर, ऑप्शन बी इज जेडएस कपलर, सीवीसी कपलर, आईवी कपलर और नन अदर। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी जेडएस कपलर के थ्रू होता है। व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ एलएचबी, बच्चे बच्चे को पता है, चिल्ला चिल्ला के बोल दे एलएचबी का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन ए इज लाइक हाफमैन बुश, ऑप्शन बी लिंक हाफमैन बुश, ऑप्शन सी लिंक हॉफमैन बुश एंड नन अदर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। पढ़ने में लगभग सब सेम आ रहा है, लेकिन किताब अंग्रेजी इंग्लिश का फेर है, स्पेलिंग्स का फेर है, लिंक हॉफमैन बुश की स्पेलिंग भी याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, यहाँ पे रेफ्रिजरेंट्स की बात करेंगे। एलएचबी आरएमपी जो है रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है यहाँ पे? ऑप्शन ए इज R134A, R22407C, डी बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। बोथ R22 and 407C रेफ्रिजरेंट आर यूज्ड इन LHB RMPU। नेक्स्ट है 31 पे जाएंगे। व्हाट इज द क्लास ऑफ इंसुलेशन स्पेसिफाइड फॉर 180 डिग्री टेम्परेचर? तो 180 डिग्री टेम्परेचर पे जो है तो किस क्लास का इंसुलेशन बेसिकली रहता है? ऑप्शन बी क्लास, ऑप्शन ए क्लास, ऑप्शन सी एच क्लास, ऑप्शन डी वाई क्लास। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, एच क्लास इंसुलेशन जो होता है यहाँ पे प्रोवाइड होता है 180 डिग्री टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे यहाँ पे। So the specific gravity of electrolyte of a lead acid battery at a 27 degree Celsius should be। तो यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पे। तो रूम टेम्परेचर पे जो है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना होता है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज 1.250। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 33 पे आएंगे, यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर की बात करेंगे। डीसी सीरीज मोटर इज़ यूज्ड फॉर ट्रैक्शन पर्पज। डीसी सीरीज मोटर जो है ट्रैक्शन पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है, क्यों? ऑप्शन ए हाई स्पीड, ऑप्शन बी हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ऑप्शन सी लो स्टार्टिंग टॉर्क, ऑप्शन डी कांस्टेंट टॉर्क एट ऑल स्पीड्स। तो डीसी सीरीज मोटर इज़ यूज्ड फॉर ट्रैक्शन पर्पज बिकॉज इट हैज़ अ
हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है शंटिंग कॉन्टैक्टर्स आर प्रोवाइडेड इन द लोको फॉर द पर्पज ऑफ। तो यहाँ पे जो शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स यूज़ किया जाता है लोकोमोटिव्स में, उसका जो मेन पर्पज होता है टू इंक्रीज द स्पीड। तो इंक्रीज स्पीड इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन है इज़ द राइट आंसर। इसका ऑप्शंस दिया हुआ इंक्रीजिंग द स्पीड, डिक्रीज द स्पीड, स्टेबलाइज द स्पीड और स्टॉप द ट्रेन। तो यहाँ से शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स होता है, उसका यूज़ किया जाता है मेनली टू इंक्रीज द स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। टाइप ऑफ 3 फेज लोकोमोटिव्स अवेलेबल ऑन इंडियन रेलवेज। तो 3 फेज लोकोमोटिव्स कौन कौन से अवेलेबल हैं इंडियन रेलवेज में? तो ऑप्शन है WAP-154, WAG-7-9 और WAP-7, WAP-5, WAP-7, WAG-9 और WAP-4, WAG-5 एंड WAG-7। तो इसका आंसर होगा WAP-5, WAP-7, WAG-9। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने टोटल 35 क्वेश्चंस देखे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 36 से 70 तक का क्वेश्चन है उसको हम दूसरे वीडियोस में, अगले वीडियोस में कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद है तो थम्स अप करें, और साथ में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।